नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन कक्षा 10 भारत और समकालीन विश्व नामक पुस्तक का एक पाठ है। उसके अभ्यास प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 NCERT की किताबों के आधार पर प्रतिदिन चर्चा की जाती है। और अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखें, तो आप लोगों को आपके लिए जो अनेक वीडियो बने हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में मिल सकते हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं। देखें क्या है आज का पहला प्रश्न कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। नंबर 1 या नहीं क उपनिवेशकारों के सभ्यता मिशन का क्या अर्थ था। और नंबर ख हुइन फू सो के विषय में लिखना है। आइए देखते हैं उपनिवेशकारों के सभ्यता मिशन का अर्थ क्या था। उपनिवेशवाद में आर्थिक शोषण के अतिरिक्त उपनिवेशों को सभ्य बनाने का विचार भी काम कर रहा था। जिस तरह भारत में अंग्रेजों का दावा था, उसी प्रकार फ्रांसीसियों का दावा यह कि वे वियतनाम के लोगों को आधुनिक सभ्यता से परिचित करा रहे हैं। उनका विश्वास था कि यूरोप में सबसे विकसित सभ्यता कायम हो चुकी है, इसलिए वे मानते थे कि उपनिवेशों में आधुनिक विचारों का प्रसार करना यूरोपियों का ही दायित्व है। इस दायित्व की पूर्ति के लिए अगर उन्हें स्थानीय संस्कृति, धर्मों, परंपराओं को भी नष्ट करना पड़े तो इसमें कुछ बुराई नहीं है। वैसे भी यूरोपीय शासक इन संस्कृतियों, धर्मों, परंपराओं को पुराना और बेकार मानते थे। उन्हें लगता था कि ये चीज़ें आधुनिक विकास को रोकती हैं। नंबर 2 जो संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी हुइन फू सो हुइन के बारे में, तो देखें हुइन फू सो हुइन फू सो हाओ हाओ आंदोलन के संस्थापक थे। यह आंदोलन 1939 में शुरू हुआ था। यह आंदोलन 19वीं सदी के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में उपजे विचारों से प्रेरित था। हुइन फू सो जादू येना और गरीबों की मदद किया करते थे। व्यर्थ के खर्चे के खिलाफ उनके उपदेशों का लोगों पर काफ़ी असर था। वे बालिका वधुओं की खरीद फरोख्त व शराब व अफीम के प्रबल विरोधी थे। फ्रांसीसी ने हुइन फू के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। उन्होंने फू सो को पागल घोषित कर दिया और फ्रांसीसी उन्हें पागल बोंजे कहकर पुकारते थे। प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि जो हुइन फू थे उन्हें फ्रांसीसी क्या कहकर पुकारते थे। फ्रांसीसी उन्हें पागल बोंजे के नाम से पुकारते थे। 1914 में फ्रांसीसी डॉक्टरों ने मान लिया कि वे पागल नहीं हैं। इसके बाद उन्हें वियतनाम से निष्कासित करके लाओस भेज दिया गया। आइए देखें प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित की व्याख्या लिखनी है। नंबर 1 वियतनाम के केवल 1/3 विद्यार्थी ही स्कूली पढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी कर पाते थे। आइए उत्तर देखें इसका कि वियतनाम में स्कूलों में दाखिला लेने की ताकत वहाँ के धनी वर्ग के पास थी। वहाँ देश की आबादी का एक छोटा हिस्सा था जो स्कूल में दाखिला नहीं ले पाते थे। उसमें से बहुत थोड़े से विद्यार्थी ही ऐसे होते थे जो सफलतापूर्वक स्कूल की पढ़ाई पूरी कर पाते थे। दरअसल बहुत सारे बच्चों को तो आखिरी साल की परीक्षा में जानबूझकर फेल कर दिया जाता था ताकि वे अच्छी नौकरियों के लिए योग्यता प्राप्त न कर सके। आमतौर पर 2/3 विद्यार्थियों को इसी तरह फेल कर दिया जाता था। 1925 में 1.7 करोड़ की आबादी में स्कूल की पढ़ाई करने वाले बच्चों की संख्या 400 से भी
कम थी। आप देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ पर पढ़ाई हो रही थी। प्रश्न नंबर ख है, फ्रांसीसियों ने मेकोंग डेल्टा क्षेत्र में नहरें बनवाने और जर्मनों को सुखाना शुरू किया। फ्रांसीसियों ने वियतनाम के मेकोंग डेल्टा इलाके में खेती बनाने के लिए सबसे पहले वहां नहरें बनवाई और ज़मीनों को सुखाने के लिए, सॉरी जर्मनी नहीं था वहां पर, ज़मीनों था, थोड़ा उच्चारण गलत हो गया था, ज़मीनों को सुखाना शुरू किया। फ्रांसीसियों ने वियतनाम के मेकोंग डेल्टा इलाके में क्या की, सबसे पहले नहरें बनाई और वहाँ ज़मीनें सुखाना शुरू किया और जल निकासी का प्रबंध शुरू किया। सिंचाई की विशाल व्यवस्था बनाई गई, बहुत सारी नई नहरें और भूमिगत जल धाराएं बनाई गई। ज़्यादातर लोगों को ज़बरदस्ती काम पर लगाकर निर्मित की गई व्यवस्था से चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई। आइए देखें प्रश्न नंबर गो था, सरकार ने आदेश दिया कि साइगोन नेटिव गर्ल्स स्कूल उस लड़की को वापस कक्षा में ले जिसे स्कूल से निकाल दिया है। देखें यहाँ पर कि 1926 में साइगोन नेटिव गर्ल्स स्कूल में एक बड़ा आंदोलन हुआ। यह आंदोलन तब शुरू हुआ जब एक कक्षा में अगली कक्षा सीट पर बैठी वियतनामी लड़की को पिछली कतार में जाकर बैठने के लिए कहा गया, क्योंकि अगली सीट पर एक फ्रांसीसी लड़की को बैठना था। वियतनामी लड़की ने सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। स्कूल का प्रिंसिपल एक फ्रांसीसी था। उसने उस लड़की को स्कूल से निकाल दिया, कि मतलब उसने फ्रांसीसी लड़की के लिए सीट नहीं छोड़ी, इसलिए उसने उस जो वियतनाम की लड़की थी, प्रिंसिपल ने उसे निकाल दिया, स्कूल से निकाल दिया। अन्य विद्यार्थियों ने भी जब प्रिंसिपल के फैसले का विरोध किया तो उन्हें भी स्कूल से निकाल दिया गया। इसके बाद यह विवाद बहुत फैल गया, हालात बेकाबू होने लगे तो सरकार ने आदेश दिया कि लड़की को दोबारा स्कूल में वापस ले लिया जाए। प्रिंसिपल ने लड़की को दाखिला तो दे दिया, लेकिन ये ऐलान कर दिया कि मैं सारे वियतनामियों को पांव तले कुचल कर रख दूंगा। इसके बाद प्रश्न नंबर घ था, यहाँ पर हनोई के आधुनिक नवनिर्मित इलाके में चूहे बहुत थे। इसका उत्तर देखें आप लोग। हनोई में फ्रांसीसी आबादी वाले हिस्से को एक खूबसूरत और साफ सुथरे शहर के रूप में बनाया गया था। वहाँ चौड़ी सड़कें थी, जल निकासी का बढ़िया इंतजाम था। शहर आधुनिक भाग में लगे विशाल शावर आधुनिकता का प्रतीक थे। यही सीवर चूहों को पनपने के लिए भी आदर्श स्थान साबित हुए। ये सीवर चूहों की निर्बाध आवाजाही के लिए भी उचित थे। इसमें चलते हुए चूहे पूरे शहर में घूमते थे और इन्हीं पाइपों के रास्ते इन्हें फ्रांसीसियों के चाक चौबंद घरों में घुसने लगे थे ये चूहे। आइए आगे देखते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 3 दिया था, टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना के पीछे कौन से विचार थे? वियतनाम में औपनिवेशिक विचारों के लिहाज से यह उदाहरण कितना सटीक है? 1907 में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना की गई। प्रश्न पूछा जा सकता है कि टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई? टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 में की गई थी। इस स्कूल का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार था, पश्चिमी ढंग से शिक्षा देना। नंबर 2, इस शिक्षा में विज्ञान, स्वच्छता और फ्रांसीसी भाषा की कक्षाएं भी शामिल थी। नंबर 3, यह वियतनाम में औपनिवेशिक विचारों का सटीक उदाहरण है, क्योंकि स्कूल की राय में सिर्फ विज्ञान और पश्चिमी
विचारों की शिक्षा प्राप्त कर लेना ही काफ़ी नहीं था, बल्कि आधुनिक बनने के लिए वियतनामियों को पश्चिम के लोगों जैसा ही दिखना भी पड़ेगा। यह स्कूल अपने छात्रों को पश्चिमी शैलियों को अपनाने के लिए उकसाता था। बच्चों को छोटे छोटे बाल रखने की सलाह दी जाती थी। वियतनामियों के लिए यह अपनी पहचान को पूरी तरह बदल डालने वाली बात थी। वे तो पारंपरिक रूप से लंबे बाल ही रखा करते थे। अगला प्रश्न वियतनाम के बारे में। फान यू त्रिन का उद्देश्य क्या था? फान बोई चाऊ और उनके विचारों में क्या भिन्नता थी? फान यू तिन वियतनाम के प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं में से एक थे। वे राजशाही और राजतंत्र के कट्टर विरोधी थे। उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि फ्रांसीसियों को देश से निकालने के लिए शाही दरबार या राजा की सहायता ली जाए। वे एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना चाहते थे। पश्चिम के लोकतांत्रिक आदर्शों से प्रभावित चिह्न पश्चिमी सभ्यता को पूरी तरह खत्म करने के खिलाफ थे। उन्हें मुक्ति के फ्रांसीसी क्रांतिकारी आदर्श तो पसंद थे, लेकिन उनका आरोप था कि वे खुद फ्रांसीसी ही उन आदर्शों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। उनकी मांग थी कि फ्रांसीसी शासक वियतनाम में वैधानिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करें और कृषि व उद्योगों का विकास करें। फान बोई चाऊ भी एक राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने 1930 में रेवोल्यूशनरी सोसाइटी नामक पार्टी का गठन किया। प्रश्न पूछा जा सकता है, रेवोल्यूशनरी सोसाइटी नामक पार्टी की स्थापना किसने किया? तो फान बोई चाऊ ने इस पार्टी का निर्माण किया। कब किया अगर पूछा जाए? रेवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना 1903 में फान बोई चाऊ ने किया। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और तभी से वे उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में अहम नेता बन गए। इनके विचार फान बोई चाऊ से विपरीत थे। तिन राजशाही को उखाड़ फेंकना चाहते थे, जबकि बोई चाऊ चाहते थे कि औपनिवेशिक शासन की समाप्ति के लिए राजशाही का प्रयोग किया जाए। तिन की योजना थी कि लोगों को राजशाही के खिलाफ खड़ा किया जाए और फान बोई चाऊ इस योजना से असहमत थे। वास्तव में दोनों का लक्ष्य एक ही था, लेकिन रास्ते अलग थे। आइए चर्चा शुरू करते हैं कि चर्चा करें करके प्रश्न है। इसका प्रश्न नंबर 1 है। पहला प्रश्न है, इस अध्याय में आपने जो पढ़ा उसके हवाले से वियतनाम की संस्कृति और जीवन पर चीन के प्रभावों की चर्चा करें। इस अध्याय के आधार पर देखें तो वियतनाम की संस्कृति और जीवन पर चीन का प्रभाव स्पष्ट नज़र आता है। इस प्रकार है, जो वियतनाम प्रारंभिक इतिहास को देखें तो पता चलता है कि पहले यहाँ बहुत सारे समाज रहते थे और पूरे इलाके पर शक्तिशाली चीनी साम्राज्य का वर्चस्व था। वहाँ स्वतंत्र देश की स्थापना कर ली गई थी। वहाँ के शासकों ने न केवल चीनी शासन व्यवस्था को बल्कि चीनी संस्कृति को भी अपनाए रखा। नंबर 2, वियतनाम समुद्री सिल्क रूट से भी जुड़ा था। इस कारण उसने चीन के साथ आर्थिक संबंध थे। इसी रास्ते से वस्तुओं, लोगों और विचारों को चीन के साथ आदान प्रदान चलता रहा। उसके बाद देखें, आइए अगला प्रश्न। इसी में अगला पॉइंट कि इन दोनों देशों ने बौद्ध धर्म और कन्फ्यूशियस धर्म प्रमुख रहे, जिन्होंने दोनों देशों के आपसी संबंधों को काफ़ी मजबूत बना दिया। नंबर 4, वियतनाम का अभिजात वर्ग चीनी भाषा और कन्फ्यूशियसवाद की शिक्षा लेते थे। नंबर 5, साम्राज्यवादी शक्तियों ने जब रेल, सड़क आदि के माध्यम से इन दोनों देशों को एक प्रशासनिक नियंत्रण में लाने का प्रयास किया तो ये देश और निकट आ गए। नंबर 6, विदेशी साम्राज्यवाद का मुकाबला करने के लिए दोनों
को एक जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जिससे इसके संबंध और घनिष्ठ हो गए। इस प्रकार धीरे धीरे वियतनाम और चीन की संस्कृति में अपने आप को रंग लिया। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखें। वियतनाम में उपनिवेशवाद विरोधी भावनाओं के विकास में धार्मिक संगठनों की भूमिका थी। वियतनामियों में धार्मिक विश्वास बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशियसवाद और स्थानीय रीति रिवाजों पर आधारित था। फ्रांसीसी मिशनरियों वियतनाम में ईसाई धर्म के बीज बोने का प्रयास कर रहे थे। 18वीं सदी में बहुत सारे धार्मिक आंदोलन पश्चिमी शक्तियों के प्रभाव और उपस्थिति के खिलाफ जागृति फैलाने का प्रयास कर रहे थे। इसके 2 उदाहरण ये हैं। नंबर 1, स्कालस रिवोल्ट 1868 में। स्कालस रिवोल्ट फ्रांसीसी कब्जे और ईसाई धर्म के प्रसार के खिलाफ शुरुआती आंदोलनों में था। इस आंदोलन की बागडोर शाही दरबार के अफसरों के हाथों में थी। ये अफसर कैथोलिक धर्म और फ्रांसीसी सत्ता के प्रसार से नाराज थे। इन्होंने 1000 से ज़्यादा ईसाइयों का कत्ल कर डाला। कैथोलिक मिशनरी 17वीं शताब्दी में शुरू से ही स्थानीय लोगों को ईसाई धर्म से जोड़ने में लगे थे। 18वीं सदी के अंत तक उन्होंने लगभग 3 लाख लोगों को ईसाई बना लिया था। फ्रांसीसियों ने 1868 के दौरान आंदोलन को तो कुचल दिया, किंतु इस बगावत में देशभक्तों में उत्साह का संचार जरूर किया। हाओ हाओ आंदोलन आप लोगों ने पीछे पाठ में भी देखा था। यह आंदोलन 1939 में शुरू हुआ था। यह एक ऐसा धार्मिक आंदोलन था जो औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध चलने वाले आंदोलनों का पक्षधर था। हरे भरे मेकांग डेल्टा इलाके में इसे भारी लोकप्रियता मिली। इस आंदोलन के संस्थापक का नाम हुइन फू सो था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाओ हाओ आंदोलन किसने चलाया। हाओ हाओ आंदोलन के संस्थापक हुइन फू सो थे। वे जादू टोना और गरीबों की मदद किया करते थे। फ्रांसीसियों ने इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। इस तरीके से आंदोलन का राष्ट्रवाद की मुख्य धारा के साथ अंतर्विरोध संबंध रहता था। राजनीतिक दल ऐसे आंदोलनों से जुड़े जन समर्थन का फायदा उठाने की तो कोशिश करते थे, लेकिन उनकी गतिविधियों से बेचैन भी रहते थे। इसके बावजूद साम्राज्यवादी भावनाओं को झकझोरने में ऐसे आंदोलनों के योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता है। आइए देखें प्रश्न नंबर 3 क्या है। वियतनाम युद्ध में अमेरिका हिस्सेदारी के कारणों की व्याख्या करें। अमेरिका के इस कृत्य से अमेरिका के जीवन पर क्या असर पड़ा। वियतनाम युद्ध में अमेरिका की हिस्सेदारी के प्रमुख कारण इस प्रकार थे। अमेरिका के नीति निर्माता इस बात से परेशान थे कि अगर यहाँ पर हो ची मिन्ह की सरकार अपने प्रयासों में सफल हो गई तो यहाँ पर इस क्षेत्र के आसपास के देशों में भी साम्यवादी सरकारें स्थापित हो जाएंगी। नंबर 2, इससे एशिया महाद्वीप में साम्यवादी विचारधारा को मजबूत आधार मिल जाएगा और पूंजीवादी देश अन्य नए साम्राज्यवादी हितों को इस महाद्वीप में पूरा नहीं कर सकेंगे। नंबर 3, अमेरिका ने फ्रांस की इस युद्ध में मदद इसलिए की थी कि वह विश्व के अन्य देशों को यह बताना चाहता था कि वह पूंजीवादी देशों का सबसे बड़ा शुभचिंतक है, अतः विपत्ति के समय वह उनकी यथासंभव मदद करेगा। उसके बाद नंबर 4, अमेरिका वियतनाम के एकीकरण के पक्ष में नहीं था और अतः जब हो ची मिन्ह के नेतृत्व वाली सरकार की सहायता से NLF नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने देश के एकीकरण की आवाज़ उठाई तो अमेरिका इसकी बढ़ती ताकत व प्रस्तावों से भयभीत हो गया तथा सोचने लगा कि कहीं पूरे वियतनाम पर साम्यवादियों का प्रभाव न बढ़ जाए। इसलिए उसने
उत्तरी वियतनाम में अपनी फौजों और युद्ध सामग्री एकत्र करना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। जब अमेरिका युद्ध में फ्रांस की मदद के लिए सम्मिलित हो गया तब इसका प्रभाव वियतनामियों के साथ साथ अमेरिका पर भी पड़ा। उसे भयंकर क्षति उठानी पड़ी। इस युद्ध में उसके 47,244 सैनिक मारे गए और 3,03,704 घायल हुए। सैनिक अमेरिका सरकार को अपनी ही जनता के विरोध का सामना इस प्रकार करना पड़ा। ज़्यादातर अमेरिकी लोग यह मानते थे कि उनका देश ऐसे युद्ध में अपनी सैन्य शक्ति नष्ट कर रहा है जिससे जीतना संभव नहीं है। नंबर 2, अमेरिका जनता का यह भी मानना था कि यदि अमेरिका इस युद्ध में हारा तो विश्व में उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी, अतः अमेरिका को युद्ध से हट जाना चाहिए। नंबर 3, युद्ध में सैनिकों की आवश्यकता पूर्ति के लिए अमेरिका ने उन युवाओं को भर्ती किया जा रहा था जो अल्पसंख्यक और गरीब वर्ग के थे। अमेरिका के अभिजात्य वर्ग के युवाओं को युद्ध से दूर रखा जा रहा था। इससे अमेरिका के अंदर अमेरिकी समाज में तनाव उत्पन्न हो गया जिससे सरकार को गृह युद्ध का भय होने लगा। अमेरिकी मीडिया और फिल्म निर्माण क्षेत्रों में भी वियतनामी युद्ध की पृष्ठभूमि पर कई फिल्में बनी जिससे अमेरिका जनमत भी वियतनाम की तरह झुकने लगा। अतः अमेरिका इस युद्ध के कारण काफ़ी इस युद्ध से काफ़ी तनाव उत्पन्न हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि अमेरिका के खिलाफ वियतनामी युद्ध को निम्नलिखित दृष्टिकोणों से मूल्यांकन कीजिए। नंबर क, हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग पर माल ढोने वाला कुली। नंबर ख, एक महिला सिपाही। पहले हम देखेंगे हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग पर माल ढोने वाले कुली की भूमिका। अमेरिका और वियतनाम के युद्ध में हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग पर माल ढोने वाले कुलियों ने युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस मार्ग का प्रयोग देश के उत्तर से दक्षिण की सैनिक ओर सैनिक और रसद पहुंचाने के लिए होता था जिससे वियतनामियों सैनिक अमेरिका का मुकाबला कर पाए। इस मार्ग पर सामान पहुंचाने वाले कुली लगभग 25 किलो का सामान पीठ पर या 70 किलो का सामान साइकिलों पर लेकर निकल जाते थे। अमेरिका सेना ने वियतनामी सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति को बंद करने के लिए कई बार इस मार्ग पर बम बरसाए किंतु वे ध्वस्त नहीं कर पाए क्योंकि वहां के लोग हर मामले के बाद उसकी फौरन मरम्मत कर लेते थे। इससे पता चलता है कि वियतनाम के लोग अपने सीमित संसाधनों को सूझबूझ से प्रयोग करना जानते थे। नंबर ख, एक महिला सैनिक त्रिआयु विश्व के लगभग प्रत्येक देश में जहां पर राष्ट्रवादी आंदोलन हुए महिलाओं की छवि को योद्धा का एक रूप में चित्रित करके जन प्रेरणा के लिए उसका प्रयोग हुआ। वियतनाम में भी एक ऐसी ही महिला त्रिआयु थी। जैसे कि हमने जर्मनी में जर्मोनिया देखी थी, भारत में भारत माता का चित्र बना था, वैसे ही यहाँ पर वियतनाम में भी त्रिआयु थी। इसका जन्म 3वीं सदी में हुआ था। वह बचपन से ही अनाथ हो गई थी। इस कारण वह अपने भाई के साथ रहने लगी। जब वो बड़ी हुई तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगी। यहाँ इन्होंने एक विशाल सेना का गठन किया और चीनियों के वर्चस्व को चुनौती दी। जब उसकी सेना इस संघर्ष में हार गई तो उसने जल में डूबकर अपनी जान दे दी। इस प्रकार वियतनामी मान सम्मान की रक्षा करने वाली एक शहीद ही नहीं कहलाई बल्कि एक देवी की तरह पूजी गई। राष्ट्रवादियों ने उनकी छवि का प्रयोग वियतनामियों और अमेरिका युद्ध में जनता में साहस की भावना उत्पन्न करने के लिए किया।
आइए देखें अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, वियतनाम में साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में महिलाओं की क्या भूमिका थी? इसकी तुलना भारतीय राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं की भूमिका से कीजिए। वियतनाम में साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं प्रतिरोध आंदोलन में शामिल हो गए। वे घायलों की मरहम पट्टी करके भूमिगत कमरे व सुरंगें बनाने और दुश्मनों से मोर्चा लेने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी। उन्होंने 6 हवाई पट्टियां बनाई, 10,000 बमों को बेकार किया, हजारों किलो माल ढोया और हथियार व गोला बारूद की सप्लाई जारी रखी। 15 जहाज़ों को मार गिराया। 1965 से 75 के दौरान इस मार्ग पर चलने वाले युवाओं में 70 से 80% लड़कियां थीं। एक सैनिक इतिहासकार के अनुसार वियतनामी सेना में 15 लाख महिलाएं थीं। इन सब ने इस संघर्ष में अद्वितीय साहस का परिचय दिया। राष्ट्रवादी भारतीय महिलाओं की वियतनामी राष्ट्रवादी महिलाओं से तुलना। भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था, परंतु इसके विरोध के तरीके वियतनामी महिलाओं से भिन्न थे। जैसे 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध में सम्मिलित होकर और लखनऊ की बेगम जिन्नत महल में रहकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। भारतीय महिलाओं ने युद्धों के बजाय जन आंदोलन में अधिक सक्रिय भूमिका निभाई, जैसे होम रूल आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहाँ पर याद रखा जाना चाहिए कि रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व खुद किया था, अंग्रेजों से कड़ा संघर्ष किया था और अंग्रेजों को लोहे के चने चबा दिए थे, चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था। और इनके विषय में जब इनकी मृत्यु हुई तो अंग्रेज कमांडर ने कहा था कि इन भारतीयों में अगर मर्द थी तो वह लक्ष्मीबाई ही थी, जिसने मतलब अंग्रेज़ों को सबसे अधिक परेशान करके रखा, जिन्होंने डट करके मुकाबला किया। उसके बाद होम रूल आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भारतीय महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ में अगर हम देखें तो भारतीय महिलाओं के संघर्ष का तरीका शांतिपूर्ण विरोध करने का था। धरने पर बैठना और जलसों के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना आदि उनका प्रमुख कार्य था। यद्यपि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं ने शांतिपूर्ण मार्ग अपनाकर अपना विरोध ब्रिटिश शासन के प्रति प्रकट किया, परंतु जब आज़ाद हिंद फौज को सुभाष चंद्र बोस जी के गठन किया तो भारतीय महिलाएं इसमें भर्ती हुई। इस प्रकार भारतीय महिलाओं ने भी शांतिपूर्ण विरोध के मार्ग को अपनाया और सैनिक के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवा दी। आइए देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है परियोजना कार्य। परियोजना कार्य में दिया गया है कि दक्षिण अमेरिका के किसी एक देश में साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन के बारे में पता लगाइए। कल्पना कीजिए कि इस देश का एक स्वतंत्रता सेनानी वियतनाम ने एक सिपाही से मिलता है, वे दोस्त बन जाते हैं। वे अपने अपने देश में स्वतंत्रता संघर्षों के अनुभवों की चर्चा करने लगते हैं। इसी बीच उनके बीच क्या बातचीत हो सकती है, उसे लिखें। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सभी उपनिवेशों में साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ हुआ, तब संघर्ष दक्षिण अमेरिका, लैटिन अमेरिका के देशों में भी हुआ। यहाँ पर इन देशों की स्वतंत्र सरकारें बनी। यहाँ के देश हैं अर्जेंटीना है, चिली है, उरुग्वे है, पाराग्वे है, क्यूबा है। अर्जेंटीना का साम्राज्यवादी विरोधी आंदोलन है। आइए देखें इसमें क्या क्या हुआ। नंबर 1, दक्षिण अमेरिका के इतिहास में अर्जेंटीना में एक नए शासन की स्थापना एवं नवयुग का श्री गणेश था। नंबर 2, 24 फरवरी 1946 को जेडी पेरा के नेतृत्व में नई सरकार बनी। वे स्वयं राष्ट्रपति
नियुक्त हुए। नंबर 3, साधारण सरकार को जनसाधारण का समर्थन प्राप्त हुआ। नंबर 4, पेरा ने अपने देश के आर्थिक विकास के लिए कई जनहित कार्य किए, जैसे उद्योग की प्रगति, रेल, टेलीफोन का विकास आदि। नंबर 5, देश की सुरक्षा के लिए सैनिक सुदृढ़ता के कार्य भी किए गए। नंबर 6, 14 सितंबर 1953 को पेरा के विरुद्ध सैनिक विद्रोह हुआ और यहाँ पर सैनिक शासन की भी स्थापना हुई। जब दोनों देशों के सैनिक आपस में एक दूसरे से मिलेंगे तो संभवतः वह यह बातचीत करेंगे, क्या बातचीत करेंगे कि दोनों अपने अपने देशों में अमेरिका विरुद्ध संघर्ष के बारे में बात करेंगे, कैसा उनके देश के लोगों ने अमेरिका के लोगों के प्रभुत्व को चुनौती देकर उसे हराया। नंबर 2, वियतनामी सैनिक जब अर्जेंटीना के सैनिकों को अपने देश के छात्रों, महिलाओं के योगदान के विषय में बताएगा तो अर्जेंटीना का सैनिक भी बताएगा कि उसके देश में भी इन वर्गों ने संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नंबर 3, वियतनामी सैनिक संघर्ष के बाद स्थापित हुई सरकार के विषय में भी बता सकता है। अर्जेंटीना का सैनिक भी बताएगा कि उसके देश की नई सरकार ने भी कई जनहित के कार्य किए ताकि देश का विकास हो सके। इस प्रकार से थी आज की ये चर्चा, जिस पर हमने इंडो चाइना आंदोलन के विषय में चर्चा की। आप हमारे साथ यूँ ही बने रहें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूँ ही बने रहें। जय हिंद, जय भारत।